ये जनरल प्रैक्टिशनर किरण नमस्कार। किरण साव जी यहाँ पे आ चुके हैं। पैरामेडिक्स जी भी जी काफी आ जी चुके हैं, हाँ पैरामेडिक्स भी काफी आ चुके हैं यहाँ पे, पैरामेडिक्स भी दिखाई दे रहे हैं। जी। तो यहाँ पे हम सभी का स्वागत करते हैं। और कहा जाता है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख जो होता है किसी भी कपल के लिए मातृत्व का सुख और पेरेंटहुड का सुख सबसे बड़ा होता है। और जब मैं मोहित साहू जी को यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे वह प्रसिद्ध नगरी भी याद आती है, सिहावा, जिसने जिस जिस सिहावा से दशरथ जी का पूरा परिवार पेरेंट्सहुड को पाया था। आश्रम है श्रृंग ऋषि का वहां पे सिहावा में। और श्रृंग ऋषि की जब जी बात होती है तो हम कह सकते हैं कि उस काल में जो त्रेता युग था, त्रेता युग में अगर पहली बार आईवीएफ का जन्म हुआ होगा तो शायद श्रृंग ऋषि ने किया होगा, क्योंकि हम्म। ये से कही गई थी कि दशरथ जी पिता नहीं बन सकते थे। तो जब जी। उनके आश्रम में गए थे तो शायद कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी रही होगी मैडम, मेरा एक ऐसा मानना है। अब हम हाँ, कह मेरा भी सकते है। हैं तो हाँ। शायद श्रृंग ऋषि जो रहे होंगे वो वहां के एचओडी जी। या डायरेक्टर रहे होंगे। और सही वो कह रहे पहला हैं। आईवीएफ पहला आईवीएफ की जो टेक्नोलॉजी है शायद हमारे रामायण काल से ही आती है, कुछ ऐसा विवरण हमको वहां पे मिलता है। जी हाँ, जी तो बांझपन अपने आप में कहा जाता है कि अभिशापित रहती है नारी को, और बहुत सारे तानाएं उनकी जो मानसिक स्थिति है शायद उसकी कल्पना हम तो नहीं कर सकते हैं, आपने शायद जरूर इसकी कल्पनाएं जी की होंगी। जब कोई जी कपल आपके पास आते हैं और पुरुष को जल्दी कोई बोलता नहीं है, लेकिन जी जब जी स्त्री आती है तो स्त्री को कई प्रकार की, एक तो वैसी ही दुखी होती है हमारे ख्याल से कि उसको मातृत्व सुख नहीं मिल रहा है, मां नहीं बन पा रही है, तो अंदर की जी पीड़ा उसमें वैसी ही रहती है। उसके जी पश्चात में उसके आसपास के लोग हर बात पे उसे जब ये कहना कि तुम मां नहीं बन पा रही तो वो पीड़ा कितनी बड़ी होती होगी, यह शायद सोच के परे है। निश्चित जी। रूप से आ, ये बिल्कुल एक अच्छी बात सब समझेंगे कि आपके पास जो वो कपल आते हैं और जब उनको पहली बार आपके माध्यम से यह उम्मीद जगती है कि कुछ टेक्नोलॉजी कुछ टेक्निक के माध्यम से वे माँ बन सकती हैं, वे कपल पेरेंट्स उसको पा सकते हैं, तो शायद उनके अंदर में एक बीज उम्मीद की एक जी किरण रहती है। जी और जब पहली बार उनके अंदर गर्भ में कोई बच्चा पैदा का जन्म लेने का एक बीज विस्फुटित होता होगा तो शायद वो खुशी आप ही महसूस कर सकती हैं, बाकी और कोई महसूस नहीं कर पाया होगा। फिर भी इन तमाम बातों को मैडम मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगा कि जी। ऐसा क्या कारण आता है। सबसे पहले हम तो उस कारणों के बारे में जानना चाहेंगे जिसे अभिशाप बाजपन या निसंतानता किया गया है, कि ऐसे कौन से कारण हैं जो एक स्त्री को माँ बनने से रोक देती है। तो इसमें सबसे पहले भैया मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो माँ बनने की स्त्री और पुरुष का दोनों का बराबर योगदान रहता है। तो अगर जब कभी जैसे आज भी हमारे पास हमने जो पेशेंट जो न्यू पेशेंट हमारी बुक हुई उसमें पुरुष में स्पर्म्स काफी कम है, लेकिन स्टिल जब हमने पूरा वर्कअप किया तो स्त्री में थोड़ी बहुत जो माइनर कमी थी, बट स्टिल उनका मेन फोकस स्त्री के ऊपर ही था। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कारण दोनों में है और दोनों पे ही निवारण करने की जरूरत है, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है। तो कारण स्त्री में जैसे तीन जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं जब हम बच्चा छोड़ने के लेवल आने तक। नंबर एक कि उसका एज में कम होते जा रहा है, जिसको कि ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। और दूसरी चीज फिर सेकंड स्टेप आता है, अगर एग पेशेंट का स्त्री का अच्छा है भी तो उसके ट्यूब्स खुले हुए हों, जिससे कि वो एग जो है वो स्पर्म से मिल सके। आजकल ट्यूबल ब्लॉकेज भी काफी ज्यादा दिखता है पहले के कंपेरेटिवली। एंड थर्ड, बिकॉज हम अब 20 ईयर्स से मैं ये इनफर्टिलिटी फील्ड में हूँ, तो जो हम हमारे पीजी टाइम में देख रहे थे तब से अब मैं 20 ईयर्स में मैं काफ़ी चेंजेस देख रही हूँ। थर्ड पॉइंट आता है जब अगर कि सपोज एग भी हो गया, स्पर्म ट्यूब खुली है, फर्टिलाइज भी हो गया, तो अब ये जो एम्ब्रियो बनेगा वो बैठेगा यूट्रस के अंदर। तो वो यूट्रस की इनर लेयर, यूट्रस इतना अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट दे कि वो एम्ब्रियो वहां बैठ करके ग्रो कर सके। तो ये तीन चीजें मेन फैक्टर हैं जो कि बहुत सारे लेवल पर स्त्री में वर्क करते हैं।
फिर आते हैं पुरुष के ऊपर। तो पुरुष में जो स्पर्म है वो स्पर्म भी एक तो काउंट अच्छा हो, स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी हो, और वो स्पर्म उस जगह पर जब फर्टिलाइज करते हैं तो वहां पहुंचने तक वो, कभी कभी ऐसा होता है कि सम टाइम देयर इज, जिसको कहना चाहिए कि उसकी क्या कहना चाहिए, वहां तक पहुंच के वर्क नहीं कर पाता है। तो ये एक चीज है कि स्पर्म का काउंट और मोटिलिटी दोनों ही अच्छी होनी चाहिए, जिस तब जाकर के प्रेगनेंसी ठीक से पेशेंट को हो पाती है। मतलब मदर और फादर, मेल और फीमेल दोनों का ही बराबर योगदान रहता है, तब जाकर के बेबी, मातृत्व का सुख प्राप्त होता है महिला को। सिर्फ एक उसके ठीक रहने से नहीं बनेगा काम। जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम, आ रही है आवाज, बोलिए हाँ, बोलिए। मेरी आवाज सुन पा रही हूँ? हम लोग सब जी सुन जी। पा रहे हैं। तो हाँ जी, मुझे लगा कि शायद, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों पर ही वर्क करना जरूरी है, पुरुष का भी। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे पास अंबिकापुर से कल या शायद कल ही आए थे, तो वो मेल पार्टनर का टेस्ट ही नहीं करा रहे थे, सिर्फ फीमेल का ही टेस्ट कराया। तो वो भी एक फैक्टर है कि मेल पार्टनर टेस्ट कराने में थोड़ा हिचकते हैं। तो हमें दोनों का ही वर्कअप करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए थोड़ा एक अवेयरनेस बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है कि दोनों पर ही वर्कअप इम्पॉर्टेंट है। और मेल इनफर्टिलिटी आजकल काफ़ी बढ़ते जा रही है, एजोस्पर्मिया और ये सब चीज़ें जो फ़ोन के रेडिएशन है या वाईफाई का रेडिएशन है, जो भी है, जो भी रीज़न है, या फिर टबैको है जो हम काफ़ी सारे पेशेंट्स में देख रहे हैं, गुटखा ईटिंग, ये सब चीज़ें, इन सब का कोरिलेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं आजकल, कि ये काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गई हैं ये चीज़ें, और ये भी रिस्पॉन्सिबल हों जो कि मेल इनफर्टिलिटी करा रहे हैं। मेल का स्पर्म काउंट आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली हमें कम दिख रहा है मेल्स में। जी, आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। जी जी, मैं अगला डॉक्टर शैलेश सर को मंच पे ला लूंगा। शैलेश सर कुछ। जी मैडम, पूरा आपने अच्छे से समझाया। ये स्थिति तो समाज में पुरुष लोग ज्यादा आगे आते नहीं है, महिलाओं पे वो रहता है। मैडम, जो ये टेक्नोलॉजी है जो आप लोग अपनाते हैं, ये अमूमन समाज में ऐसा है कि इट इज हाईली कॉस्टली। क्या बहुत बहुत इसमें पैसा लग जाता है कि आम आदमी के पहुंच के अंदर है कि नहीं? आम आदमी इसमें कैसे अप्रोच करे? धन्यवाद मैम। भैया, इतना मुझे लगता है कि आजकल कॉस्टली तो अगर हम बोले ठीक है, अगर 1-1.5 लाख रुपए खर्च लग रहा है, तो इसका एक्चुअली ना ये है कि इसको छुपाने वाली बात नहीं होती। हमें ऐसा नहीं बोलना है जैसे कुछ लोग मेडिकल प्रोफेशन को बिजनेस में नहीं कन्वर्ट करना है। कई लोग बोलते हैं 70,000 80,000 और अल्टीमेटली पेशेंट का 3-4 लाख खर्च हो चुका रहता है। तो मिनिमम ऑनेस्ट, मतलब अगर हम प्रैक्टिकली खर्चे पे भी जाएं तो मिनिमम 1.5 लाख के आसपास, 1 से 1.5 लाख के बीच में इस प्रक्रिया में खर्च होता ही है। क्योंकि इस अगर मतलब हॉस्पिटल का खर्चा, क्योंकि जो इसमें मीडियाज आते हैं, एक ml मीडिया 10,000 20,000 ऐसे कॉस्ट में होता है। जो इसकी मशीनरी है वो भी बहुत कॉस्टली है। फिर इसके जो जैसे हम सक्शन, जो हम ओसाइट पिक करते हैं और एम्ब्रियो डालते हैं, ये सारी चीजें, कैनुलास है, एम्ब्रियो डालने की कैनुला, ये सब बहुत कॉस्टली रहते हैं और ये रीयूजेबल नहीं होते हैं। तो ये चीजें के कारण थोड़ा बहुत 1-1.25 लाख जो कॉस्ट है वो पेशेंट को बैठती है। और हम इसको अगर हम लाइफ सेविंग प्रोसीजर पे अगर कंपेयर करें तो 1-1.25 लाख इतना ज्यादा नहीं है, बट अगर 3-4-5-10 लाख खर्च होता है तो वो वाकई में फिर ज्यादा कहलाएगा। नहीं मैडम, आपने बहुत अच्छा बताया। ये आम आदमी के पहुंच में, मैं जितना समझ पा रहा हूँ मैडम, तो ये बहुत बड़ा टीम वर्क होगा। उसको पिक करना, ये करना, बहुत बड़ी टीम लगती होगी मैडम, जहाँ तक। ये कम 4 लोगों की टीम मिनिमम लगती है। सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट जो कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट, जो कि पेशेंट को इंजेक्शन देके पूरा वर्कअप करके रेडी करता है, और फिर सोनोलॉजिस्ट लगता है जो बीच बीच में, हालांकि हम लोग खुद भी सोनोग्राफी करते हैं लेकिन आइडियली टीम में सोनोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, तो सोनोलॉजिस्ट लगता है। फिर थर्डली जब हम पिकअप करने, जब हम पेशेंट रेडी हो जाता है, एग उसके बन जाते हैं, तो फिर जब हम एग पिक करते हैं तो
तो हमको एक एनेस्थेटिस्ट लगता है उस वक्त जब हमें प्रोसीजर, क्योंकि ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो एक एनेस्थेटिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है। फिर सबसे मेन पार्ट जो इसका छुपा हुआ सबसे मेन पर्सन है वो है एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जो कि वो एग को स्पर्म से मिला के एम्ब्रियो बनाकर एम्ब्रियो बनाने का काम कर रहा है। तो ये 4 लोगों की मिनिमम टीम होती है जो कि बेबी बनाने के पीछे लगी होती है। दिखता पेशेंट को फेस सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट का है, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में ये टीम मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट का रोल तो एकदम भाई बहन जैसा होना चाहिए। दे शुड बी सो ट्रूथफुल, सो क्लियर, क्योंकि मैं जितने ऊसाइट उनको बताऊंगी वो उतने ऊसाइट के हिसाब से मीडिया चढ़ाएंगे। बिकॉज अगर मैंने बोला 5 oocyte पेशेंट के 5 फॉलिकल रेडी हो रहे हैं और पेशेंट का 25 फॉलिकल रेडी हो गया, तो फिर वो वहां पर मीडिया वेस्टेज होता है, पेशेंट का कॉस्ट बढ़ेगा, काफी चीजें। तो हमको बहुत एक एक बात पे क्लियर होना चाहिए। इसमें टाइम की बहुत पंक्चुअलिटी होती है, बहुत टाइम इतना मिनट्स में हमारा चलता है कि जब हमें अंडे निकालने का टाइम है वो फिक्स है, उस वक्त हमको सारे काम घर के बाहर के सब छोड़ के उस वक्त आना होता है, चाहे मैं हूँ चाहे एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। तो वी हैव टू बी वेरी डिवोटेड एंड एकदम उस वक्त अपने काम के लिए, बहुत ऐसा नहीं होता कि कुछ और जैसे सर्जरी है जनरल सर्जरी की हमने आधे घंटे बाद कर ली या पहले कर ली, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत ही टाइम के लिए पंक्चुअल होना पड़ता है। जी मैडम, अंतिम क्वेश्चन पूछ के मैं डॉक्टर नरेंद्र को दूंगा। मैडम, आप इतना अच्छा बड़ा टीम वर्क करती हैं, जो महिला बांझपन से गुजर के उनको पुत्र या पुत्री प्राप्त होती है, उन्हें तो प्रसन्नता होती है। आप जब ये काम करते हैं तो आपकी प्रसन्नता और आनंद कितना रहता है मैडम? क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है कम्युनिटी में। इतना टीम वर्क जो आपने बताया, हिडन जैसे पिक्चर बनती है, डायरेक्टर पीछे, स्टंट मैन, सब का रोल रहता है। तो आपकी इतनी बड़ी टीम है जो एक एक चीज को कर रही है मैडम। अंतिम प्रश्न के बाद ओवर टू नरेंद्र जी। मैडम बताएंगे? जी मैडम बताएंगे आप? जी क्या क्वेश्चन? आपको भी क्या क्वेश्चन ये था कि यह जब कोई दंपत्ति बांझपन से निकल के आती है तो उसे तो आनंद मिलता ही है, आप ये काम करके आप कहाँ अपने आप को महसूस करती हैं? बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को भी। सबसे मेन तो ये है कि खुशी, एक ईश्वर ने हमको चुना उसके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली होता तो ये है कि सब काम ईश्वर ही कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। हम सबके लिए सेम करते हैं, पर कभी कुछ पेशेंट कंसीव होता है, कोई नहीं कंसीव होता। तो इसमें बहुत ही एक खुशी और ईश्वर के लिए धन्यवाद का भाव आता है कि इनको जो गिफ्ट मिली है, डिवाइन गिफ्ट कहते हैं बेबी को। एक हम अपने मतलब हिंदू धर्म बोलो या किसी भी उसमें बोलो कि ये डिवाइन गिफ्ट है, तो वो उसके लिए, वो देने के लिए हमारे हाथों को चुना। तो इसके लिए मैं ईश्वर की बहुत बहुत आभारी रहती हूँ और बहुत ही मन से मेरा धन्यवाद निकलता है। मरीजों को तो खुशी होती है और हम बहुत डीपली थैंकफुल फील करते हैं। ओवर टू नरेंद्र जी। थैंक यू डॉक्टर शैलेश्वर। मैं यहाँ पे एक और अभिवादन कर रहा हूँ। हमारे बीच में जिला गौरेला पिंडरा मरवाही के CSC से, यानी जिला अस्पताल से यूं कहूँ, डॉक्टर अभिमन्यु सिंह जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभिमन्यु जी, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। हमारे बीच में आज IVF सेंटर के और CMC हॉस्पिटल की निदेशिका डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी जुड़ी हुई हैं। तो डॉक्टर अभिमन्यु जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आपके पास? शायद नहीं पहुंची हो या कहीं पे होंगे। मैडम, एक चीज जो अभी एक प्रश्न यहाँ पे चैट बॉक्स में दिखाई दे रहा है, ये पूछ रहे हैं फीमेल में कौन से कंडीशन में कंसीव नहीं हो पाते हैं? ऐसा कौन सा कंडीशन है जनरली फीमेल कंसीव में? फीमेल कंडीशन तीनों ही कंडीशंस में नहीं कंसीव होंगे, जो मैंने बेसिक बताया कि या तो आपके पास एग रिजर्व नहीं है, जैसे अभी एक हमारे डॉक्टर, मतलब डॉक्टर फ्रेंड ही बोलो, इतना उनका 0.05 AMH हो गया, या किसी का फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया तो उसमें भी कंसेप्शन नहीं हो पाएगा, या फिर किसी का यूट्रस ऐसा है, जैसे अभी एक पेशेंट हमारी चल रही, कल मुझे उसका एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, उनका 4 साल से पीरियड नहीं आए थे, तो यूट्रस उनका एट्रोफिक होकर इनफर्टाइल हो गया था। तो इसको प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। उनके oocyte रिजर्व भी, ओवेरियन रिजर्व भी खत्म हो गया था, तो इसमें अब हमको डोनर उनको oocyte देना पड़ा है।
तो ऐसी कंडीशन में कि एग नहीं है, ट्यूब ब्लॉक है, यूट्रस खराब है, इन तीनों ही कंडीशन में पेशेंट कंसीव नहीं कर सकते। तो जैसे एग अगर नहीं है तो चलो हमने डोनर एग ले लिया, ट्यूब्स अगर ब्लॉक है तो आईवीएफ हमारे ट्यूब्स को बाईपास करके हम कर सकते हैं। जो काम ट्यूब में होना था वो मशीन में हो जाता है, इंक्यूबेटर में। और अगर यूट्रस नहीं है प्रॉब्लम, फिर ज़्यादा मेन खर्चे की बात आती है, क्योंकि फिर हमको सरोगेसी पे जाना पड़ता है अगर यूट्रस प्रॉब्लम है तो। कर से कोशिश तो करते हैं, जैसे अब ये पेशेंट का इन्फेंटाइल था, इनको काफ़ी जगह से मना हो गया, यूट्रस एकदम एट्रोफिक हो गया था, फिर आई होप अभी तो ठीक हो गया है काफ़ी सारे, इतने दिन बाद उनका रेगुलर सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आई होप कि अच्छा हो जाए, बट ये चीज़ें होती हैं जो कि पेशेंट को कंसीव नहीं कर, तीन बड़े जो फैक्टर्स हैं। मैडम जैसे अभी आपने चीज और कही कि जितने रिस्पॉन्सिबल फीमेल हैं उतने ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेल में है। और अभी जब से कुछ नए नए टेस्ट वगैरह आ गए हैं और कुछ अवेयरनेस आई है, तो मेल भी अगर अपना टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं तो अभी समझ में आ रहा है कि कई प्रकार की प्रॉब्लम उनके में भी पाई गई है। तो अब जैसे इन्होंने फीमेल का पूछा, मैं यहाँ पे जानूंगा कि ये मेल में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं कि जिस समय में उन्हें इनफर्टिलिटी होती है, और क्या ये मेडिसिन से भी कुछ मेल फर्टिलिटी क्योर होती है? जी, मेल इनफर्टिलिटी के लिए जो एक लेटेस्ट प्रॉब्लम जो मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने कई सारे जिम इंस्ट्रक्टर देखे मेरे पास जो आ रहे हैं, दे आर अच्छे मसल बिल्ट और बहुत अच्छे दिखेंगे आपको, लेकिन उनका स्पर्म 0 हो गया। तो क्या होता है, आजकल एक अंधी दौड़ हो गई है सब लोगों में मसल बनाने की, और उसके लिए वो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन ले रहे हैं। एक गांव के सरपंच आए थे मेरे पास, अब वो बोल रहे थे हम टेस्टोरॉन, वो इंजेक्शन का नाम उन्होंने बताया बराबर कि मैं टेस्टोरॉन इंजेक्शन लगवाता था, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो ये इंजेक्शन लगवाने से फीडबैक होकर के ब्रेन में फीडबैक जाता है, ये एंड्रोजन इंजेक्शन है मसल बनाने के लिए जो यूज होता है, वो ब्रेन में फीडबैक होके जो स्पर्म बनाने का हार्मोन जो वहां से एफएसएच सिक्रेट होता है उसको दबा देता है, तो नीचे स्पर्म नहीं बन पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर लोगों में आ गया है कि जो मसल बिल्ड के लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ये एक ड्रग इंड्यूस्ड इनफर्टिलिटी है। तो फिर उससे स्पर्म काउंट कम हो जाता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, स्पर्म काउंट, रेडिएशन एक्सपोजर बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि स्पर्म को खराब करता है। जैसे एक्सरे टेक्नीशियंस को बोलते थे या गर्भवती महिलाओं को कहते हैं एक्सरे से दूर रहें, लेकिन आजकल तो चलता फिरता रेडिएशन, ये जो मोबाइल डेटा है, मोबाइल के हैं, वाईफाई हैं, ये तो चारों तरफ फैले हुए हैं रेडिएशन। तो ये चीजें बहुत ज्यादा आजकल मेल इनफर्टिलिटी करा रहे हैं। मतलब जो स्पर्म्स हम पहले देखते थे 20 साल पहले, जो हम स्पर्म काउंट देखते थे, आजकल वो 80-90 स्पर्म दिखना ही बहुत कम हो गया। अगर कि किसी का 80-90 मिलियन काउंट है तो वो हम हार्डली कोई देख पा रहे हैं। मोस्टली आजकल हमको स्पर्म काउंट 50-40 के नीचे ही मिल रहे हैं। अब जैसे आज वाले पेशेंट का लेस देन 1 मिलियन था, तो ऐसे मतलब इवन एजुकेटेड आईएएस लोग हैं, इतने एजुकेटेड लोगों के ऐसे काउंट चल रहे हैं, तब एकदम 0 काउंट पे चल रहे हैं। तो ऑल डेड स्पर्म, सिंगल लाइव स्पर्म, मिलियन तो दूर की बात है। तो ऐसा बहुत ज्यादा हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अनएजुकेटेड, एजुकेटेड में भी सब तरफ बहुत ज्यादा ओलिगोस्पर्मिया हो गया है, बहुत ज्यादा स्पर्म डेफिशिएंसी। मैडम एक चीज तो ठीक है, शहरी क्षेत्र में हम आ गए तो हम बात करते हैं कि रेडिएशन का हो सकता है, और भी वो कुछ इंजेक्शन वगैरह लेते हैं या कुछ दवाई लेते हैं। जो टबैको, गुटखा इज वेरी, बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत ही बड़ा। लेकिन मैडम जब हम कुछ अपने दूरस्थ अंचल पे जाते हैं, गांवों की ओर जाते हैं, खास करके जो वनांचल क्षेत्र है, जंगल है, इन जगहों पे जो हम फैमिलीज को देते हैं, मैं अभी भी कल भी था, और मैं कल आप ही के टॉपिक के बारे में वहाँ पे एक प्रोग्राम था और वो हेल्थ कैंप भी था, तो जनरल अवेयरनेस की बात हो रही थी। तो एक ने हमारा ये पूरा प्रोग्राम देखते रहते, बीच बीच उन्होंने कहा, बोले सर कल अपने यहाँ पे बांझपन के ऊपर में कुछ प्रोग्राम है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, जुड़े भी होंगे। तो उन्होंने कहा, तो वो बताया कि हमारे इस क्षेत्र में, गांव के आसपास भी इस तरह के केसेस काफी हैं। जी, काफी। तो ये जो अंचल क्षेत्र है, गांव का जो क्षेत्र है, चाहे वो बस्तर का क्षेत्र हो, चाहे हमारा सरगुजा जशपुर हो, यहाँ पे जो बांझपन आ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण आप देख पा रहे हो? भैया, अगर कि मैंने दोनों को अगर स्टडी नहीं किया, मेल और फीमेल, तो मैं बिना देखे तो नहीं कह पाऊंगी, लेकिन कारण तो दोनों में ही होगा। फीमेल्स में जो इस तरफ के, आप अगर जंगली इलाकों और उस तरफ
की बात करें तो वहां पर पीआईडी बहुत कॉमन है, इन्फेक्शन, फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन हो चाहे यूट्रस का इन्फेक्शन हो। ट्यूबरकुलोसिस तो इंडिया में बहुत ही ज्यादा कॉमन है और लोगों को ये सबसे बड़ा भ्रम है कि ट्यूबरकुलोसिस, आज भी एक एंटी ट्यूबरकुलर पेशेंट को स्टार्ट किया कि ये सिर्फ लंग्स की बीमारी होती है, जबकि ट्यूबरकुलोसिस फीमेल्स में ट्यूब्स को सबसे पहले इफेक्ट करती है अगर कि एब्डोमिनल जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ये बीमारी वहाँ भी हो सकती है। ये बहुत बड़ा कारण है हमारे आदिवासी इलाकों में इनफर्टिलिटी होने का। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, फीमेल्स का जो अगर इन्फेक्शन से ये जो पीआईडी है ये यूट्रस को तो खराब करती करती साथ में ट्यूब्स को भी ब्लॉक कर देती है और सम टाइम ट्यूब अगर हमको खुले दिखे भी तो भी ट्यूब्स में एक डायलेटेशन हो जाता है जिसको हाइड्रोसल्फिंग्स कह देते हैं। तो उसके कारण वो ट्यूब्स मोटाइल नहीं रहते। नॉर्मल जो ट्यूब मोटाइल रहते हैं तो वो उस साइड को आगे प्रोपेल कराते हैं। तो जब ट्यूब मोटाइल नहीं रहेगा, पैरालाइज्ड रहेगा, जैसे इंटेस्टाइन की पैरालाइज हो गई, इंटेस्टाइन मूव नहीं कर पा रही है तो वो आगे फूड मूव नहीं करेगा। सिमिलरली ट्यूब जब पैरालाइज हो जाएगा तो अंदर का ओसाइट मूव नहीं कर पाएगा। तो ये एक मेन कारण है आदिवासी एरिया या जंगली एरिया या इंटीरियर एरिया में होने का इन्फेक्शन, बहुत बड़ा कारण है। जी जी जी। तो पुरुषों में तो इनवेरिएबली आजकल मुझे नहीं पता कि वहां पर क्यों इतना ज्यादा हो रहा है, बट जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, इवन इंटीरियर के गांव के पेशेंट में एजोस्पर्मी आ रहा है काफी। तो मैं उसको ज्यादातर इससे रिलेट करती हूँ, ये जो टबैको गुटखा से, क्योंकि वो गांव में भी बहुत कॉमन हो गया है। बट उसके अलावा भी इसका कई सारे पेशेंट में इसके बावजूद भी कम मिलता है। तो ये थोड़ा सा वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको समझना पड़ेगा कि ये इतना ज्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है। जी जी बट जी, है ये है काफी ज्यादा है। मैडम एक हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे तो हमारे ही मित्र यहाँ पे जुड़े हैं, शायद वो क्वेश्चन करेंगे, मैं उसी को ले रहा हूँ। ये वेजाइनल टीबी, क्या यह भी एक कारण है इनफर्टिलिटी का? और इसके बारे में अगर है तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश चाहूंगा। ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं मुझसे पूछा जा रहा है ना ये सवाल? जी बिल्कुल मैडम। तो भैया ये वेजाइनल ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली वाइट डिस्चार्ज जो होते हैं वो गोनोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल, स्टेफाइलोकोकल, सुडोमोनास, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन उस पार्ट को बहुत कम इन्फेक्ट करता है। ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन मेनली अपर जेनिटल ट्रैक्ट, यूट्रस, अपर जेनिटल ट्रैक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो लोअर जेनिटल ट्रैक्ट जिसमें सर्विक्स और वेजाइनम होते हैं, और अपर जेनिटल ट्रैक्ट जो कि यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब होते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस मेनली फैलोपियन ट्यूब को प्रॉब्लम करता है। वेजाइनल ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट गोइंग टू डू एनी हार्म प्रॉब्लम बिकॉज स्पर्म तो ऊपर ही चले जाना है, बट वो उसका टारगेट ऑर्गन फैलोपियन ट्यूब रहता है, सबसे फर्स्ट टारगेट ऑर्गन। तो वहां पर जाके खराब करने से वो इनफर्टिलिटी करा देता है। जी बिल्कुल ठीक है। ऑडियंस में किसी के क्वेश्चन? हॉस्पिटल से भी दिख रहे हैं मुझे। डॉक्टर पवन जी, आपका स्वागत करता हूँ। मैडम गुड इवनिंग। हाँ मैडम, हमारे भारत में सर्विक्स कैंसर महिलाओं में अधिक मिलता है, क्यों मिलता है मैडम इतना ज्यादा? सर्विक्स का कैंसर? जी जी, सर्वाइकल कैंसर की बात है। सर्वाइकल कैंसर का? हाँ भैया, आजकल सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ गए हैं। तो वायरस एक होता है उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, उसका वैक्सीन भी आ गया आजकल। तो ज्यादातर केसेस में वो वायरल इन्फेक्शन पे चलते हैं, और ये वायरस सेक्सुअल डिजीजेस से आता है, सेक्सुअल कंटामिनेशन डिजीजेस से। तो यूजुअली ये मेल पार्टनर्स मेल को मिलता है, जो ह्यूमन पैपिलोमा एचपीवी वायरस है। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कारण चारा है से कैंसर। दूसरी बात, लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस और फीमेल हैं जो जिनके में भी ज्यादा दिखता है। तो ये तो इससे रिलेट जा रहा है कि उनकी हाइजीन कम होने के कारण इम्यूनिटी कम होती है, तो उसका वायरस करने का पावर कम हो जाता है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, इंटरनल इम्यूनिटी। तो वो भी एक रीजन होता है ज्यादा इंसिडेंस होने का। कारण इसका हुआ एचपीवी, और उसका ज्यादा इंसिडेंस लोअर में कारण उनका इम्यूनिटी कम होने के चलते ये इंसिडेंस बढ़ जाता है। मेन है एचपीवी जो कि सेक्सुअल डिजीजेस से आता है। जी
आपको होप कि आपको आंसर आपके क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट लगा हो। ओके मैडम। जी जी ठीक है मैडम। जी, यही आपका थैंक यू यही सवाल था ना, कैंसर सर्विक्स से रिलेटेड था ना? जी जी मैडम। थैंक यू। जी डॉक्टर किरण, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार भैया। हेलो। जी नमस्ते भैया। मैडम मेरा एक सवाल था कि यदि कोई पेशेंट का, कोई व्यक्ति का यदि एंजियोस्पर्मिया है, जी भैया। मतलब उसका स्पर्म काउंट जो है कम है, और स्पर्म जी काउंट भैया। कम होने का कम काउंट जरूर कम है, जी लेकिन भैया। उसकी मोटिलिटी अच्छी है, जी बट भैया। वो कंसीव नहीं हो पा रहा है, बाकी जी चीज सब भैया। ठीक लगभग नॉर्मल है। जी भैया। हाँ। तो इसमें ना इक्सी बहुत अच्छा फायदा करेगा अगर काउंट कम है और मोटिलिटी अच्छी है। जैसे कि लेस देन 1 मिलियन काउंट का हम आईवीएफ के लिए भी 2 मिलियन काउंट बोलते हैं, और उससे भी कम हो नेचुरल कंसेप्शन के लिए कम से कम 15 मिलियन काउंट कहते हैं नॉर्मल जी तरीके से। पर मोटिलिटी अगर की उनकी कम है तो वो उस तरीके से नॉर्मल तरीके से कंसीव करने में मुश्किल होती है। तो इसमें इक्टी जो टेक्निक है, इसमें आईवीएफ के जरिए, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब कि हम अंडे निकाल के बाहर फर्टिलाइज करते हैं। आईवीएफ के ऊपर हम इक्टी में क्या करते हैं कि अंडे में जो इंजेक्शन के माध्यम से अंदर डाल के फर्टिलाइज कराते हैं। तो अगर की काउंट बहुत कम है और मोटिलिटी है, बहुत ही कम काउंट है, तो हम इक्सी के जरिए उसको अंदर भेज सकते हैं। और समटाइम्स सिंपल आईवीएफ से ही उसको कंसीव करा सकते हैं अगर कि वो इतना मोटाई है आईवीएफ से आता है। और बहुत कम काउंट है तो नेचुरल तरीके से तो अच्छी मोटिलिटी होने के बावजूद नहीं कंसीव करेंगे, वो एकदम कम काउंट, तो वो कंसेप्ट फिर हमको आईवीएफ या आईयूआई पर जाना पड़ता है। के लिए खुली है, तो एटलीस्ट 1 मिलियन तक आईयूआई सोच सकते हैं, उसके नीचे फिर हमको आईवीएफ पर जाना। हाँ मैडम, आपके यहाँ से थोड़ा सा वॉइस का डिस्टरबेंस हो रहा है, तो एक बार आप कट के रिज्वाइन करें, शायद कुछ ठीक हो जाए। शायद नेट का प्रॉब्लम आ रहा है आपकी, आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है। नरेंद्र, मेरा सवाल लूं मैं? हाँ हेलो। हाँ, थोड़ा सा आवाज ठीक आई है। हाँ जी मैडम, वो जो काउंट है वो बंदे का वो करीब करीब 15 मिलियन है मैडम। 15 मिलियन, ओके। हाँ। तो हो सकता है आईयूआई से भी कंसेप्शन हो सकता है। आईयूआई में हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, अगर ट्यूब खुली है तो सिंपल आईयूआई में भी हो जाएगा। अच्छा 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 मैडम, एक क्वेश्चन और था हाँ कि जैसे इनफर्टिलिटी के केस में, जैसे कई महिलाएं थायराइड प्रॉब्लम से ग्रसित रहती हैं। जी जी जी, वो ओव्यूलेशन फिर नहीं होने देता। हाइपोथायराइडिज्म हाँ। में एक तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, और दूसरी बात उसका एंडोमेट्रियम अच्छा ग्रो नहीं कर पाता है। जो यूट्रस की लाइनिंग है वो उतनी अच्छी ग्रो नहीं कर पाती हाइपोथायराइड। तो उनका प्रेगनेंसी हो भी गई तो अबॉर्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, कि पेट को उतना अच्छा से सर्कुलेशन मिल पाता, जो सर्कुलेशन मिलनी चाहिए। हाइपोथायराइड दोनों ही तरफ बैड इफेक्ट देता है, ट्यूब पर और एग पर भी और एंडोमेट्रियम पर भी। बहुत सारे थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, बहुत सारे हार्मोन है जो कि हमारी फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। मैंने मेन आपको 3 पॉइंट बोला था, बट ये अल्टीमेटली हार्मोन्स के कहीं ना कहीं हमारे जो जो सिस्टम है उस पर इफेक्ट करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें कि ये तीनों ट्यूब एंड यूट्रस, ये तीनों ही सिस्टम हार्मोन से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। यूट्रस पर भी अफेक्ट करता है, ओवरी एक क्वेश्चन और था मैडम, आखिरी मैं क्वेश्चन। किरण सर मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम एक बार रीज्वाइन करिए ना प्लीज, आवाज आपकी बीच बीच में कट रही है, प्लीज। ठीक है भैया, ठीक है। इसके बाद में मंजीत सर को क्वेश्चन के लिए, किरण सर आपका क्वेश्चन बचा हुआ है क्या? हाँ, एक मंजीत क्वेश्चन। मंजीत सर को ले लो, फिर से करें। मंजीत भी काफी देर से क्वेश्चन पूछने के लिए बैठे हुए हैं। एक क्वेश्चन मंजीत का लेकर के आपको रिपीट करा लेते हैं, मैडम। जी जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। बिल्कुल।
मैडम ज्वाइन तो कर ली है, लेकिन उनका माइक म्यूट में है। मैडम माइक म्यूट में है, प्लीज ऑन करेंगे क्या? शैलेश सर, बोलिए बोलिए। मैडम का माइक अभी म्यूट है, शायद कुछ नेट में प्रॉब्लम होगा। मैडम जल्दी से ज्वाइन कर लें। हेलो। हाँ आ गए मैडम। जी मैडम, जी जी राइट मैडम। हाँ मंजीत सर, डॉक्टर मंजीत। हेलो। हाँ, मैं बोलूँ सवाल? मंजीत बिल्कुल। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मैं रायपुर से मैं मंजीत हूँ, मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। मैडम मेरा सवाल ये है कि जब हम तो इसमें क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म का कितना रोल है, और अगर वो करेक्शन हो गया तो फिर भी हमने देखा कि लेडीज कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो उसको हम कैसे करेक्शन कर सकते हैं या कैसे कंसीव करा सकते हैं, ये मेरा सवाल है। कंसीव नहीं होती है तो ऐसे कई सारे फैक्टर होते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? तो कई सारे फैक्टर होते हैं। हम जब एक फैक्टर देख लेते हैं तो हमारा ध्यान उसी पर फोकस हो जाता है कि यही एक फैक्टर है, जबकि हमको होलिस्टिक अप्रोच रखना होता है कि उसके अलावा और क्या क्या है। एक ही पेशेंट में पीआईडी भी हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम भी हो सकता है, प्रोलैक्टिन प्रॉब्लम भी हो सकता है, और मेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, और इवन उसके यूट्रस में फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें साथ में लगी हुई हो सकती हैं। तो हमको सब तरफ ध्यान देना होता है। थायराइड को ठीक कर लिया वो तो एक ही तरफ हुआ, बट यूजुअली सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होती है। एक पेशेंट में कम से कम 4 प्रॉब्लम निकल के आती हैं और हमको सब पर वर्क करना होता है। तो ये तब जाकर के वो केस सॉल्व हो पाता है। तो अगर आपने थायराइड ठीक कर लिया है वो तो बहुत इजी है, आपने थायराइड का टैबलेट दे दिया और वो ठीक हो गया। पर उसके अलावा भी, और उसको भी अप्रोप्रिएट तरीके से ठीक करना, क्योंकि जो थायराइड की गाइडलाइन हमारे इनफर्टिलिटी की है उसमें हमको TSH 2 करना है, जबकि जो नॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं जो बाकी लोगों के थायराइड की, वो 4 अलग अलग लैब के हिसाब से 4.5 4.9 ऐसे कट ऑफ देते हैं TSH का। तो ये थोड़ा सा एक जिसको डिफरेंस कहना चाहिए कि इनफर्टिलिटी और जनरल प्रैक्टिशनर्स में एक थोड़ा डिफरेंट थायराइड का है लेवल्स के बारे में नॉलेज। अकेले बहुत रेयर होता है, कुछ नहीं होता है, कम से जी। जी डॉक्टर किरण अगेन। हाँ सर, मैडम मेरा एक सवाल ये था कि कई पेशेंट लोग प्रेगनेंसी के दौरान फीवर से सफर करते हैं, फीवर आ जाते हैं उनको। जैसी प्रेगनेंसी होता है उसके बाद ना 2 से 3 महीने तक 2 से 3 महीने से फीवर आना चालू हो जाता है, और वो फीवर चलते रहता है आखिरी तक, और एक समय ऐसा आता है कि वो मिसकैरेज हो जाता है। तो मैडम इसको मत, ये इसके पीछे कारण क्या है और इसको मैनेज कैसे करें इसको? हेलो हेलो मैडम क्या नेटवर्क का इशू आ रहा है मेरे ख्याल से। मैडम एक बार वीडियो को बंद करके, वीडियो को थोड़ा सा आवाज आपके यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, कट रहा है आपका आवाज मैडम। एक बार वीडियो बंद करके, हाँ अभी ठीक है, वीडियो बंद करके बात करते। हेलो, अभी आवाज आया? हाँ अभी ठीक है मैडम। या नाउ इट इज ओके। तो ये फीवर को मैनेज करने के लिए 2 तरीके से हमें देखना जरूरी है। नंबर 1 कि ये क्या फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल फीवर एक अंडर द इफेक्ट
ऑफ प्रोजेस्टेरॉन 0.5 डिग्री टेम्परेचर फीमेल का रेज्ड हो जाता है, बिकॉज प्रेगनेंसी जो है प्रोजेस्टेरॉन हाई सिचुएशन, तो 0.5 डिग्री रेज जो हुआ है वो वहां तक ठीक है, बट उससे अगर आगे हुआ है तो वो पैथोलॉजिकल हो जाता है। तो वो जो पैथोलॉजिकल फीवर है, फिर उसमें हमको कारण देखने होते हैं कि क्या कारण से उसको फीवर आ रहा है। मोस्ट कॉमनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, यूटीआई यूरिन में रीजन देखना होता है, या फिर उसको कोई और प्रॉब्लम कहीं और पर है, क्योंकि प्रेगनेंसी थोड़ा सा एक सिस्टम भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बिकॉज आप एक फॉरेन बॉडी या बेबी को जो आपके अंदर है, तो उसको रखने के लिए हमारा थोड़ा सा इम्यूनो मॉड्यूलेशन हो जाता है। तो इसके कारण हम कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि उतनी जल्दी नहीं, तो बहुत ध्यान से एग्जामिन करना होता है कि किस सिस्टम में प्रॉब्लम है। सोनोग्राफी कराया या एक्सरे टेस्ट अगर कराते हैं, आप एब्डोमिनल के साथ कराओगे। सबसे कॉमन लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन में मिलता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसकी तरफ सबसे ध्यान देना चाहिए अगर फीवर आ रहा है पेशेंट को तो। और सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फीवर को रूल आउट कर देना चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर में हल्का फीलिंग होता है, जी। मैडम एक क्वेश्चन आया है। हेलो। हाँ मैडम, एक क्वेश्चन है भूपेंद्र जी का। हाँ, भूपेंद्र जी पूछ रहे हैं क्या एंजियोस्पर्मिया में भी हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म का रोल होता है? जैसे फीमेल या इसको ऐसा कर ले कि जैसे फीमेल इनफर्टिलिटी में एक कारण थायराइडिज्म का होता है, तो मेल में भी होता है क्या? मेल में भी होता है भैया, मेल में भी हाइपोथायराइडिज्म का रोल होता है। तो ये थायराइड लेवल मेल में भी फर्क करता है, तो उनका भी थायराइड ठीक होना जरूरी है। उनमें भी थायराइड, एफएसएच, एलएच लेवल उनके भी कराए जाते हैं। अगर मेल का एंजियोस्पर्मिया हुआ है तो मेल का हमको थायराइड लेवल देखना होता है, मेल का एफएसएच, एलएच लेवल देखना होता है। सेम एफएसएच, एलएच हम फीमेल में भी देखते हैं। जो फीमेल में एग बनता है वो भी एफएसएच, एलएच के चलते बनता है। मेल्स में भी जो स्पर्म बनता है वो भी एफएसएच के चलते बनता है। तो वो देखना है कि अगर बहुत हाई टाइटर हो गया हमारा है तो ये सारी लेवल, एंड्रोजन लेवल, एफएसएच, एलएच, टीएसएच लेवल्स, ये सब देखने जरूरी होते हैं मेल्स में। जी, थैंक यू। एक क्वेश्चन कोमेश्वरी साहू जी कर रही हैं। इनका कहना है कि यूट्रस के नहीं फैलने से यदि गर्भ में भ्रूण ग्रो नहीं कर पा रहा है तो यूट्रस को फैलाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? यूट्रस के नहीं फैलने से, यूट्रस के फैलने से उनका क्या मतलब है? इसका कारण नहीं, इनका पहले मुझे इसका कारण क्या है कि यूट्रस नहीं फैल रहा है, इसका रीजन क्या है, व्हाट है? मेरे ख्याल से वो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहना चाह रही होंगी, जिसमें यूट्रस की साइज छोटी रहती है कंपेयर टू द साइज जितना जेस्टेशनल एज है। जैसे कि हमने अभी एक पेशेंट का ऑपरेशन किया है, पेशेंट को हार्ट डिजीज थी, तो पेशेंट का जेस्टेशनल एज 36 वीक है, लेकिन पर एब्डोमेन यूट्रस 32 वीक के जैसा दिख रहा है। तो इसमें कहते हैं स्मॉल फॉर बेबी या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर रेज रहता है। ये मेनली ग्रोथ रिटार्डेशन होता क्यों है? बेबी को बराबर सर्कुलेशन नहीं मिल पा रहा है, बराबर बेबी को ग्रोथ के लिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलता है? बच्चे को हमको जाना पड़ेगा, रिवर्स टेल पकड़नी पड़ेगी। क्यों छोटा है? क्योंकि उसके अंदर बच्चा छोटा है। बच्चा क्यों छोटा है? क्योंकि उसको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। ग्रोथ क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि प्लेसेंटा से उसको कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से ब्लड। प्लेसेंटा से क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि मदर से ब्लड नहीं आ पा रहा। मदर से ब्लड क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि उसकी आर्टरी सिकुड़ गई है जो खून सप्लाई करती है। तो वो आर्टरी क्यों सिकुड़ गई है? तो वो उसका रीजन फिर बहुत सारे हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने में आर्टरी सिकुड़ जाती है, डायबिटीज में एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं जिसमें कि आर्टरी सिकुड़ जाती है। तो ये सारे कारण है। या फिर न्यूट्रिशन की कमी हो, मदर में मेल न्यूट्रिशन हो, उसमें न्यूट्रिशन कम जा रहा हो। तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं जिनमें कि बार बार रिकरेंट अबॉर्शन होते हैं, या बार बार प्रीटर्म बेबी चले जाते हैं, या इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है बच्चे की। तो ये सब कारण होते हैं जिनके कारण यूट्रस अगर जो ये फैल नहीं जा रहा, जिसको मैं समझ पा रही हूँ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है।
तो ये कारणों से, और इससे बचने के लिए आप टाइमली, जितनी जल्दी इसका डायग्नोसिस हो उतना अच्छा मैनेजमेंट होता है। आप हर जो नॉर्मल गाइडलाइन WHO गाइडलाइन बोलती है, जो एक गर्भवती महिला को कब कब दिखाना चाहिए, तो गर्भवती महिला को जितना जल्दी उसको प्रेगनेंसी पता चलती है, जैसे ही उसके ओवरड्यू होती है, तुरंत सबसे पहले दिखाना चाहिए। वो सबसे पहला विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली अब जैसे आज हमारे पास एक पेशेंट आई इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, इसके पहले उनका मई में प्रेगनेंसी आई भी थी, पर उन्होंने दिखाया नहीं कि 1 महीना और हो जाए तब दिखाएंगे, तब तक वो अबॉर्ट हो गई, अभी वो इनफर्टिलिटी के लिए आ रहे हैं। तो जितना जल्दी दिखाएंगे हमें, उतना जल्दी हम ब्लड टेस्ट करा के फिटनेस देख पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट विजिट पर पूरे फिटनेस के टेस्ट होते हैं, जिसको हम ANC प्रोफाइल कहते हैं, कि क्या क्या उसके सारे लेवल्स ठीक है, बिलिरुबिन, थायराइड वगैरह सारे लेवल्स, CBC सब चीज देखते हैं, सब ठीक है कि। ये फर्स्ट विजिट है। उसके बाद हर महीने पेशेंट का विजिट होता है 7 महीने, जिसको 28 वीक कहते हैं। तब तक 28 वीक से 36 वीक तक 15-15 दिन में विजिट होता है। 36 वीक यानी 8वां महीना खत्म होने के बाद 9वें महीने में 1-1 हफ्ते में होता है विजिट। ये आइडियल WHO गाइडलाइन से दिखाने का तरीका है। अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे तो 99% उनका कोई भी तकलीफ में गर्भ ये जो फैलना है वो सब चीजें टाइमली पता चल जाएंगी। हमें चौथे महीने 5वें महीने पे ही पकड़ आ जाएगा कि एक हमारा बच्चा उतने लेवल का नहीं जा रहा है, यूट्रस का साइज इतने लेवल का होना चाहिए, तो हम उसको बहुत टाइमली मैनेज कर पाएंगे। जैसे हमारा अस्पताल हाई रिस्क सेंटर हम इसलिए ही कहते हैं क्योंकि हम बहुत टाइमली मैनेज कर पाते हैं। हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट की फैसिलिटी है, हम टाइमली ब्लड प्रेशर पेशेंट का अगर मैनेज कर लेते हैं। हमारे पेशेंट्स कई सारे ऐसे हैं जो हार्ट डिजीज के हैं और हाइपरटेंशन के, उनका बहुत अच्छे से मैनेजमेंट होकर वो फुल टर्म बेबी लेकर जा रहे हैं। जैसे ये भी हार्ट डिजीज के पेशेंट, हमने 38 वीक का बेबी, फुल बेबी, नर्सरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ी बच्चे को और अच्छा हैंडओवर हुआ है। तो जबकि उसको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इतनी बड़ी बीमारी थी जो जिसके लिए वो हमारे यहाँ ऑपरेट हुई 2018 में। और इन सब कंडीशंस में बेबीज को बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि हार्ट पेशेंट का उतना अच्छा झेल नहीं पाता सर्कुलेशन जो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। तो जितना अच्छे से आप अपना टाइमली विजिट करेंगे गायनेकोलॉजिस्ट को, उतना जल्दी बीमारी पकड़ में आएगी और ये बच्चेदानी आपकी उतनी अच्छी ग्रो कर पाएगी और यूट्रस बेबी भी उतना अच्छा ग्रो करेगा। जी। लेकिन आपने मैडम शुरुआत में ही IVF टेक्निक के बारे में बता दिया, 4 से 5 स्टेप में आप IVF करते हैं। पर इसके पहले मैडम शायद आप बात कर रही थी कि एम्ब्रियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब मैं यहाँ पे जब एम्ब्रियोलॉजिस्ट की बात आ रही है तो सबसे पहला ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि वो कौन कौन से पैथोलॉजिकल टेस्ट है जो आप IVF के लिए स्पेशली करवाते हो? IVF के लिए मदर में हमें सबसे पहले देखना होता है AMH लेवल, उसका एंटी मलेरियन हार्मोन जो कि उसका एग रिजर्व बताता है। मेन हार्मोन फंक्शन हमें देखने रहते हैं। दूसरा फिर हमें उसका FSH-LH, अब चूंकि हमारे इंडिया में पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम एक होती है तो हम बहुत सोच के कराते हैं। आइडियल गाइडलाइन में FSH-LH है, बट हम देखते हैं कि उसका मेंसेस रेगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओव्यूलेशन, एग फॉलिकल कैसे दिख रहे हैं, यूट्रस में कैसा है। तो हम कभी कभी FSH-LH स्किप कर जाते हैं कि 99% इसका ठीक ही होगा अगर सब ठीक दिख रहा है तो। फिर थर्डली हमको थायराइड कराना होता है, प्रोलैक्टिन कराना होता है। ये सारे हार्मोन्स इनके इनफर्टिलिटी से रिलेटेड होते हैं। फिर एक जनरल फिटनेस के लिए उसका CBC ESR कैसा होता है, ESR जो उसका एक क्रॉनिक इन्फेक्शन बॉडी में कोई है उसका इनडायरेक्ट मेजर बताता है। एक TLC से ESR से हमको एक इनडायरेक्ट आइडिया लग जाता है। फिर ये सब होने के बाद उसका यूरिन टेस्ट और ये फिर वायरल मार्कर, बिकॉज कि हमें जब भी कभी उसे पिकअप के लिए लेना है तो वायरल मार्कर भी माना। और ये इतना बेसिक फीमेल का हो गया। उसका फिर यूट्रस देखने के लिए एक हमारे पास यूट्रस, ओवरी, सब कुछ साइज, एक जनरल एक पिक्चर होने के लिए एक सोनोग्राफी हमको मस्ट चाहिए रहता है अच्छा क्वालिटी का। और फिर उसकी ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट देखनी होती है जो कि हम HSG से भी देख सकते हैं या फिर लैप्रोस्कोपी से भी देख सकते हैं। आजकल हम लैप्रोस्कोपी बहुत हर पेशेंट में नहीं करते हैं, इन्वेजिव प्रोसीजर है। सोनोग्राफी इतनी अच्छी इम्प्रूव्ड हो गई है आजकल, 3D सोनोग्राफी हो गई है। HSG और सोनोग्राफी का कॉम्बिनेशन काफ़ी कुछ लैप्रोस्कोपी को कवर अप कर देता है। इतना होने के बावजूद भी अगर हमको कुछ दिख रहा है कि उसका TLC रेज्ड है, ESR कुछ गड़बड़ आ रहा है, जैसे आजकल बहुत सारी महिलाओं में मिलता है इन्फेक्शन, तो फिर हम हिस्ट्रोस्कोपी करके देखते हैं जिसमें दूरबीन यूट्रस के अंदर डालते हैं, जो कि इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है। जैसे कि लैप्रोस्कोपी इन्वेजिव है, ये उतना इन्वेजिव नहीं है, काफ़ी सिंपल है। तो उसमें यूट्रस के अंदर जाके हम यूट्राइन बेड को देख के आ जाते हैं कि वहाँ इन्फेक्शन तो नहीं।
इतना सब होने से हमें फीमेल के बारे में गाइडलाइन मिल जाती है इनफैक्ट आईवीएफ करने के पहले। और फिर मेल के लिए जो मेल का स्पर्म एनालिसिस है, ब्लड शुगर लेवल है, ये सारी चीजें मेल में करानी होती है। और इवन वायरल मार्कर भी, बिकॉज कभी भी आईवीएफ या आईयूआई होता है उसके पहले वायरल मार्कर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेशेंट पॉजिटिव है HBsAg या HIV या कुछ भी, तो फिर वो बेबी में जाने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब करने से पहले, आईवीएफ आईयूआई करने से पहले हमको लीगली बहुत सेफ होना पड़ता है कि अगर कि पॉजिटिव है तो वी हैव टू इन्फॉर्म, अगर बच्चा पॉजिटिव आ गया तो ऑल द बर्डन विल बी ऑन द गायनेकोलॉजिस्ट, सो वी शुड नो बिफोरहैंड। थैंक यू। डॉक्टर किरण हैज वन मोर क्वेश्चन। डॉक्टर किरण। हेलो। हेलो। हाँ यामिनी जी। हाँ मैम। हेलो हेलो। हाँ किरण सर वेट करें, यामिनी जी कुछ पूछ रही हैं देना। जी सर। मैम क्या बोलते हैं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि कई लोग आईवीएफ होने के बावजूद भी ऐसे क्या कारण रहते हैं जो सक्सेस नहीं होता या हार्ट रेट नहीं आ पाता? जी, आईवीएफ के बाद ही अबॉर्शन के रिस्क रहते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि आईवीएफ के बाद क्यों कंसीव हो पाया। तो ये भैया को पहले ही कहा कि इस पेशेंट जब कंसीव हो पाता है सबसे पहले ईश्वर को ही धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे हैंड्स को चुना। तो कई हम सब में सेम ही कर रहे हैं, बट एक ये विंडो कहलाती है जिसको कि इसको कंसेप्शन विंडो या इम्प्लांटेशन विंडो समझिए, जिसमें कि वो कुछ घंटे के लिए ही एंडोमेट्रियल कैविटी जो यूट्रस की ओपन होती है, एंडोमेट्रियम जो रिसेप्टिव होती है बेबी को बिठाने के लिए। तो ये होता है जब हम एफईटी फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। तो अगर हमने आजकल ज़्यादातर आईवीएफ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसमें कि हम फ्रेश करने के बाद फ्रीज कर लेते हैं और बाद में नेक्स्ट साइकिल में जब पेशेंट थोड़ा सा उसका अंदर का सिस्टम शांत हो जाता है फिर डालते हैं। तो अगर वो हमारी विंडो से मैच नहीं हुआ एम्ब्रियो और वो विंडो क्लोज हो गई या विंडो ओपन होने के पहले डाल दिया, तो फिर वो एम्ब्रियो वहाँ नहीं बैठेगा। नंबर एक बात। सम टाइम एंडोमेट्रियम में कुछ छोटी मोटी वहाँ पर प्रॉब्लम है, पीआईडी है, कुछ इन्फेक्शन है यूट्राइन कैविटी के अंदर, तो फिर वो एम्ब्रियो को एक्सपेल कर देता है। सेकेंड बात। थर्ड बात, कभी भी यूट्राइन कैविटी में कुछ ऐसा हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकती है या फाइब्रॉइड हो सकते हैं छोटे मोटे जो कि कैविटी के अंदर, या पॉलिप हो सकते हैं जो कि कैविटी के अंदर को जा रहे हो, कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हो, ऐसे में भी एम्ब्रियो एक्सपेल हो सकता है। तो ये यूटेराइन फैक्टर्स हो गए जो कि एम्ब्रियो को एक्सपेल करा देते हैं। सम टाइम कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, वो भी जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में अबॉर्शन कराते हैं वो अबॉर्शन करा देते हैं। तो ये इन कारणों से या तो एम्ब्रियो वहाँ सिट नहीं हो पाता या तो एक्सपेल हो जाता है। ये फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में हो गया। पर कभी कभी फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर में भी सक्सेस रेट 50% 40% ही है। इंटरनेशनल सक्सेस रेट भी देखो तो 40% ही है। अपने यहाँ फिर भी अच्छा रहता है, इंडिया में तो बहुत अच्छे काम करते हैं सभी लोग। तो ये भी एक, क्योंकि हम बहुत हाइपर एस्ट्रोजेनिक उस वक्त सिचुएशन रहती है जब फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उसी वक्त स्टिमुलेशन दिया गया है, बहुत सारा इंजेक्शन लगा हुआ है, हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेज जो हो गई वो नेचुरल से थोड़ी सी रिसीड कर जाती है, उसकी एंडोमेट्रियम आगे बढ़ जाती है, तो वो मैच नहीं कर पाती इम्प्लांटेशन को। तो उस वक्त भी ये भी एक रीजन होता है कि वो एम्ब्रियो उस वक्त इम्प्लांट नहीं हो पाए। तो हम तो यही सोचते हैं कि जब इम्प्लांट हो गया, सब ठीक हो गया, तो ईश्वर का धन्यवाद। साइंस ने अभी हर एक चीज 100% पकड़ी नहीं है। 100% सक्सेस रेट अगर होती तो तब कहते कि एवरीथिंग इज इन आवर हैंड, बट इट इज नॉट इन आवर हैंड। ओके मैम, थैंक यू। जी थैंक यू। जी किरण सर। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये था कि इनफर्टिलिटी के केसेस में, फीमेल इनफर्टिलिटी के केसेस में एक टॉर्च टेस्ट होता है मैडम, टॉर्च टेस्ट का क्या रोल रहता है मैडम? भैया पहले टॉर्च टेस्ट का काफी हो गया था, लेकिन आजकल टॉर्च टेस्ट का रोल कम हो गया, क्योंकि इसमें जो टॉक्सोप्लाज्मा है, रूबेला है, साइटोमेगालोवायरस है, ये चारों का कॉम्बिनेशन होता है ना। टॉर्च टेस्ट, हर्पीज है, जी 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 जी, कॉम्बिनेशन होता है। तो एक, अगर सपोज टॉर्च टेस्ट में हम दो तरीके की चीजें देखते हैं, या तो उसका IgG लेवल देखते हैं या IgM लेवल देखते हैं, सारे चारों बीमारियों का IgG और IgM लेवल देखते हैं। तो IgG लेवल है वो बताता है कि पेशेंट को बहुत दिन पहले इन्फेक्शन हुआ था और अभी पेशेंट ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, तो उससे तो हमको कोई चिंता करने की जरूरत होती नहीं है। और अगर IgM लेवल हाई है तो इसका मतलब रिसेंट इन्फेक्शन है और अभी इस इन्फेक्शन के स्टेज में पेशेंट को कंसीव नहीं करना चाहिए।
तो टॉर्च टेस्ट कराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, अगर हमने कराया है प्रेगनेंसी होने के पहले, तो ये है कि अगर IgM पॉजिटिव है तो अभी प्रेगनेंसी अवॉइड करो, क्योंकि वायरसेस का तो कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। आइडियली वायरसेस अपने आप पास ऑफ हो जाते हैं, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और एंटीवायरल्स का उसमें ऐसा कोई इतना रोल होता नहीं है। तो उस वक्त हमको पेशेंट को बताना होता है कि जब तक ये IgM नेगेटिव नहीं हो जाए 3 मंथ के लिए आप कॉन्ट्रासेप्शन में रहें। अब जब वो IgM हो गया तब हम उसको कंसेव करने के लिए बोल सकते हैं, बट उसके कारण इनफर्टिलिटी हो ऐसा नहीं होता। वो अबॉर्शन करा देते हैं, कॉन्जेनिटल अनोमली करा देते हैं, क्योंकि अगर सपोज पेशेंट आज की डेट में इन्फेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन, और वो उसी का कंसीव हुआ है, तो उसको बहुत सारी जैसे HCV वायरस है या फिर रुबेला वायरस, ये सारी चीजें कार्डियक एनोमली करा सकती है, ब्रेन एनोमली करा सकती है, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन ये सब करा सकते हैं। तो अबॉर्शन तो उनके साथ रिलेटेड है ही, एनोमलीज भी है। ठीक है मैडम, एक है ये इनफर्टिलिटी ना करा के अबॉर्शन को यूज करा। जी ठीक मैडम, थैंक यू मैडम। धर्मेंद्र साहू जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी। सर राजेंद्र साहू बोल रहा था। हाँ या राजेंद्र जी। अगर क्यों हाँ गुड इवनिंग जी जी। हाँ मैम, आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जो मैरिड कपल रहते हैं जो अपने शुरू के 1-2 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं, लेकिन 2 साल बाद जैसे वो कंसीव चाहते हैं तो कंसीव नहीं हो पाते हैं। तो IVF जो ट्रीटमेंट है वो आफ्टर मैरिड कब इसको स्टार्ट करना चाहिए और कौन से इसके लिए सुटेबल है और इसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम हो? IVF ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए यूजुअली जो 2 साल तक कह रहे हैं कि वो कंसीव नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसमें पहले हमको ये समझना होगा कि उन्होंने मेथड क्या यूज किया है। जो बेरियर मेथड है वो तो टोटल फेलियर मेथड है, उसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में यूजुअली गिनते ही नहीं है मैरिड कपल में। फिर जो कि मोस्ट कॉमन है, तो अगर ये उनका मिथ है कि वो 2 साल से प्रोटेक्शन में थे और नहीं हुआ, ये दैट मीन्स कि उनको इनफर्टिलिटी थी ही पहले से, जो कि इनफर्टिलिटी की गाइडलाइन है कि 1 ईयर अगर आपको नहीं अनप्रोटेक्टेड रहने के बावजूद नहीं कंसेप्शन हो रहा है तो वो इनफर्टिलिटी में आता है। अब अगर कि 1 ईयर के बाद आपने नहीं हुआ है कंसेप्शन, आप ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, तो आप ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो मैंने इन्वेस्टिगेशन बताए हैं, शायद आपने सुने होंगे, वो सारे इन्वेस्टिगेशन करके देख लेते हैं ट्यूब्स खुली है कि नहीं, उस साइड पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व ठीक है कि नहीं, स्पर्म ठीक है कि नहीं, सब देखने के बाद अगर कि ट्यूब्स ओपन है तो फिर हम पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व ठीक है तो हम सबसे पहला चरण जो है मेडिकल मैनेजमेंट का, दवाई देके, अंडे बनाने की दवाई देके उनको गर्भधारण के लिए बताते हैं कि किस समय उनको गर्भधारण के अच्छे दिन होते हैं, जिसको TI मेथड कहते हैं, टाइम इंटरकोर्स मेथड कहते हैं। अगर कि सपोज ट्यूब ब्लॉक या फिर अगर इसके बावजूद भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है और स्पर्म काउंट थोड़ा सा कम है, तो हम उनको IUI मेथड बताते हैं, जिसको इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं, पर इसके लिए भी हमको ट्यूब्स ओपन चाहिए, एटलीस्ट 1 ट्यूब ओपन चाहिए। अब अगर कि सपोज पेशेंट की दोनों ट्यूब ब्लॉक है और या फिर इसके बावजूद या बहुत ज़्यादा ओवेरियन ये है OHS है, तो जैसे PCOS आजकल बहुत अंडा नहीं, तो फिर इसमें हम उनको, या फिर पेशेंट को 4 साल से ज़्यादा हो गया इनफर्टिलिटी को, तो ऐसे में हम उनको IVF के लिए एडवाइस करते हैं। यूजुअली हमारे पास IVF के लिए जो पेशेंट आते हैं 5-10 साल शादी के हो चुके हैं, उनको आते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो 1-2 साल में, यूजुअली 1-2 साल में हम IVF नहीं बोलते। जब थोड़ा सा या तो बहुत पेशेंट की एज ऐसी 30-35 प्लस हो तो फिर हम 1-2 साल में भी IVF बोल देते हैं। तो IVF करने से फ़ायदा ये है कि अगर ट्यूब ब्लॉक है तो भी हो जाएगा, अगर कि पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है पर तो भी इतना हो कि कम से कम उसके 3-4 एग तो निकल आए, मतलब 0.5, 0.8, 0.9, ये भी ओवेरियन रिजर्व पर भी हमारे कंसेप्शन हुए हैं, एग निकले हैं पेशेंट के और कंसेप्शन होके बेबी लेकर गए, तो तब भी IVF से हमें फ़ायदा हो जाएगा। अगर स्पर्म काउंट बहुत कम हो गया है फिर भी हमें IVF से फ़ायदा हो जाएगा। ये सब कंडीशन होती हैं जिनमें हम IVF कर सकते हैं, कि एग रिजर्व कम है या एग्यूलेशन नहीं हो पा रहा या ट्यूब ब्लॉक है उसकी या स्पर्म काउंट बहुत कम है, ये सारी कंडीशन इंडिकेशन होते हैं IVF कराने की। हेलो हेलो जी मैडम, शायद जवाब आपका पूरा हुआ, तो संतुष्ट भी हुए होंगे।
मैं अब हाँ राजन जी, थैंक यू। ओके। धर्मेंद्र जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न है कि प्री क्लेम्सिया के बारे में वो जानना चाह रहे हैं। प्री एक्लेम्शिया जो है ये कंडीशन होती है पेशेंट का, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका जब 6वें महीने के आसपास जब ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, जिनका पहले नॉर्मल था, ये पेशेंट का प्रेगनेंसी के पहले ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, अगर कि वो शुरू से दिखा रही है तो शुरू के 3 महीने में उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर था, लेकिन 6वें महीने, 5वें महीने, 6वें महीने के बाद फिर धीरे से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और उनके पेशाब में एल्बुमिन आने लगता है, तो ये प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। फिर इसमें जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो इसमें झटके आने की संभावना होती है, जिसको कि एक्लेम्शिया कहते हैं। और दूसरा, इसमें हार्ट फेल होने की संभावना होती है ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण। तीसरा, इसमें बच्चे को रिस्क रहता है, बच्चे को आयुष की ग्रोथ रिटार्डेशन के चांसेस रहते हैं। चौथा, बच्चे का पेट में जान जाने का खतरा रहता है क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई बंद हो जाने से। तो प्री एक्लेम्शिया कंडीशन एक बहुत मैटरनल हाई रिस्क माना जाता है, जिसमें बहुत कड़ी नजर रखनी होती है माँ के ऊपर भी और बच्चे के ऊपर भी, मतलब जिसको सर्विलेंस कहते हैं, तो स्ट्रिक्ट मैटरनल एंड सर्विलेंस करना होता है। जी थैंक यू। अगले प्रश्न के लिए मैं अब फिर से एक बार डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी को लूंगा चर्चा में भाग लेने के लिए। डॉक्टर शैलेश सर। नहीं, अब तो नरेंद्र बढ़िया चल रही चर्चा, विषय तो कुछ है नहीं, सब मैडम ने कवर कर दिया है जी। ऑडियंस से कुछ लेना चाहे तो ले सकते हैं। बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत ही सरल शब्दों में व्याख्यान मैडम ने किया है। ऑडियंस से क्वेश्चन आ रहा है, हाँ पूछिए। मैम आई हैव अ क्वेश्चन मैम, जैसे कि आजकल ट्रेंड में बहुत चल रही है टाइट फिटिंग शर्ट्स एंड पैंट्स, मेल्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स में दोनों, तो मैम उसमें भी चांसेस रहते हैं क्या इनफर्टिलिटी का? बिल्कुल, मेल्स को तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, और ये तो काफ़ी ज़्यादा, ये तो काफ़ी वहाँ का जो उनका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर है वो ठीक नहीं रहता है, तो वो उनको अवॉइड करना चाहिए टाइट फिट। वहाँ टेम्परेचर जो है वो हाई रहने से स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तो ये अच्छा नहीं रहता। एंड मैम अभी एक स्टेम सेल प्रिजर्वेशन करके आया है, तो जी जी जी, तो मैम उससे इनफर्टिलिटी सारे पेशेंट्स हेलो इनफर्टिलिटी में स्टेम का रोल पूछ रहे हैं? यस यस मैम। हेलो, हाँ हेलो, यस मैम। इनफर्टिलिटी में स्टेम सेल का रोल जी yeah madam, he is asking about the stem cells role in IVF. Yeah, stem cells is role in IVF, the question is. हाँ, तो स्टेम सेल है ये बेसिकली हम इसको जो बोन से डिराइव्ड रहती है वो वाली स्टेम सेल हम जब, जैसे कि स्पर्म का ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है तो इसमें स्टेम सेल इंड्यूस करने का नया एक टेक्निक आया है, हालांकि अभी इन सब पर रिसर्च चल रहा है, कोई भी प्रूवन नहीं हुआ है। और दूसरा एक जो टेक्निक आया है, ये जो बेबी की ये बात कर रहे हैं, बेबी का जो ब्लड प्रिजर्व करते हैं न्यूबॉर्न बेबी का, वो जो स्टेम सेल है वो कैंसर प्रिवेंशन के लिए उनकी जो साथ में ब्लड रिलेटेड रिलेटिव्स हैं उनके लिए वो यूज़ हो पाता है, जिसकी मेरे ख्याल से ये जो भैया बात कर रहे हैं, ये बेबी का ब्लड जब बेबी डिलीवर होता है तो उसका कॉर्ड ब्लड जो हम लेते हैं और फ्रीज करते हैं, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, स्टेम सेल बैंकिंग कहते हैं, मेरे ख्याल से भैया उसकी बात कर रहे हैं। तो वो जो है वो यहाँ इनफर्टिलिटी में यूज़ नहीं हो रहा है। वो ब्लड जो वो स्टेम सेल है उसका टारगेट पार्ट अलग है। वो टारगेट उसको किस लिए कर रहे हैं कि बेबी में फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आई तो वो यूज़ हो जाएगा। अभी उस पर स्टडी नहीं हुई है कि वो वाला स्टेम सेल यहाँ बेबी फ्यूचर में जाके उसको इनफर्टिलिटी हुई तो उस पर होगा कि नहीं, ऐसी अभी स्टडी नहीं आई है। अभी जो स्टडी चल रही है वो अभी उसके खुद के जो स्टेम सेल है बोन मैरो डिराइव्ड उनको इंजेक्ट करने पर है और उसमें कुछ केसेस में सक्सेस मिल रही है, हालांकि अभी प्रूवन नहीं हुआ है कि ये हर केस में इसको करने से फायदा होगा, ऐसा प्रूव नहीं हुआ है। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी मैडम, आईवीएफ के ऊपर में अपन ने उसके सक्सेस के बारे में भी आपने बताया कि पूरे विश्व में जो है लगभग 40% है और हमारे इंडिया में उससे भी कहीं ज्यादा है। अब मैडम हर चीज का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, तो क्या आईवीएफ
उसके भी कुछ साइड इफेक्ट जी सामने आते हैं, जी या आईवीएफ के जी दौरान दी जाने वाली जो दवाइयां हैं क्या उसके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल होते हैं, किसी भी चीज़ के साथ में इफेक्ट और साइड इफेक्ट जुड़े हुए तो होते हैं। और एलोपैथी में जो हमारा ये होता है कि हम लोग साइड इफेक्ट के ऊपर बहुत पहले से ही वर्कअप करके मेडिसिन लेके जाते हैं, तो पेशेंट्स को पहले से ही बता दिया जाता है कि इनके ये साइड इफेक्ट होते हैं, कि जो इंजेक्शंस हैं आईवीएफ के जो दिए जा रहे हैं, जो कि अंडा बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, वो इंजेक्शंस का ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन होने का उनसे रिस्क रहता है। तो और एक नंबर बात, दूसरी बात यह है कि जब हम अंडा बनाने के बाद ब्रूड जो एम्ब्रियो है जो डाल रहे हैं, वो एम्ब्रियो भी डालने से रिस्क रहता है कि हम 1 डाल रहे हैं, 2 डाल रहे हैं, 3 डाल रहे हैं। नॉर्मली हमारे गाइडलाइंस में पेशेंट का एक जो ASRM गाइडलाइन है जो अमेरिका की गाइडलाइन है, या एशरे गाइडलाइन जो यूरोपियन गाइडलाइन है, या फिर हमारा इसार जो इंडियन गाइडलाइन है, वो एज के हिसाब से एम्ब्रियो डालने का नंबर फिक्स करता है। जैसे 40 प्लस है तो हमने 3 एम्ब्रियो डाले, या ब्लास्टोसिस्ट है जैसे 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो है तो 3 है, ब्लास्टोसिस्ट है तो 1 है या 2 है, यंग एज है तो 1 ही डालना है ब्लास्टोसिस्ट, बट या फिर 2 डालना है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमने 2 डाले और दोनों ही कंसीव हो गए तो ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है। जैसे अभी हमारी रिसेंटली एक पेशेंट डिलीवर हुई है ट्विन प्रेगनेंसी, बट हमारा टारगेट कभी कभी हम 3 भी एम्ब्रियो डालते हैं, जैसे ओल्ड एज कुछ ऐसे पेशेंट है जिसमें 3 है, तो ये एक साइड इफेक्ट हो जाता है। अगर तीनों बेबी डेवलप करने लगे तो वो ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो जाता है। जैसे पहले के टाइम में 5-6 साल पहले तक तो 4 एम्ब्रियो भी डाले जाते थे तो क्वाड्रिप्लेट प्रेगनेंसी हो जाती थी, 4 बेबीज। जैसे आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि पुराने जमाने में आईवीएफ था, तो मैं भी सोचती थी कि गांधारी जी और उनके जमाने में जो 100 बेबीज हुए होंगे तो मे भी आईवीएफ हुए होंगे। तो आज के ज़माने में भी 4 क्वाड्रिप्लेट और ये सब प्रेगनेंसी होती है, जो कि आईवीएफ का एक साइड इफेक्ट ही है कि हमने ज़्यादा एम्ब्रियो डाल दिए तो ज़्यादा बेबी बॉर्न हो रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के पेशेंट का एज और सब चीज़ें गाइडेंस क्राइटेरिया देखकर हमको बेबी डालना होता है, और उनको बताना भी होता है कि ये कितना है। तीसरी बात फिर एक्टोपिक, एक तो हमारा ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन हो गया जिसमें कि अंडे ज़्यादा बनने से अंडाशय सूज जाता है और मरीज को तकलीफ होती है, उसके सूजने के कारण सांस फूलना, पेट फूलना, ये सब तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, हमने ज़्यादा बच्चे पैदा होने का ट्विंस मल्टीपल प्रेगनेंसी बता दिया। तीसरी बात, इसमें रिस्क रहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो वो कभी कभी जब एम्ब्रियो पुश होता है तो वो ट्यूब्स की तरफ भी जा सकता है स्लिप होकर के, तो वो भी एक रिस्क होता है जी। तो ये बात तो आपने ठीक ही कही मैडम कि शायद हमारे त्रेता युग में और जो द्वापर का अंतिम युग था, रामायण काल और महाभारत काल, निश्चित रूप से वहां भी आईवीएफ रहा होगा। दशरथ जी के 4 पुत्र और गांधारी के 100 पुत्रों का वर्णन जिस तरह से आता है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आईवीएफ की टेक्निक को पुख्ता करती है कि उस जमाने में भी आईवीएफ हमारा और जो ये साइंस रहा होगा वो बहुत ही मजबूत रहा होगा। जिस तरह भी आपने बताया, तो हाँ मैं ये प्रश्न करने ही वाला था मैडम कि कई बार मैंने आईवीएफ के केसेस देखे जिसमें शायद अपने रायपुर में भी 7-8 जो थे बच्चे एक साथ जन्मे थे हमारे रायपुर में ही कुछ आईवीएफ सेंटर पे। तो चलो उसका जवाब आपने दे दिया कि अपन उनको पहले से ही डिपेंड करता है कि किस एज में है, तो शायद सक्सेस रेट बढ़िया हो, इसलिए अपन डालते हैं 3 से 4-5 अभी आजकल लेकिन नई जो लेटेस्ट गाइडलाइन है अब 3, 4, 5 की नहीं है, अब लेटेस्ट गाइडलाइन 1, 2, 3 तक ही है। बस मैंने करीबन अब तो बात करूंगा करीबन 5-7 साल पहले की, शायद हमने वो देखी समय ये आया था कि एक ही किसी आईवीएफ सेंटर में शायद 8 बच्चे साथ आए थे, वो आईवीएफ टेक्निक से ही था। तो जी खैर उसका आ गया मैडम। एक और चीज चलूंगा मैं कि इसमें भी कंसीव तो हो गए, आईवीएफ से आ गया, प्रेगनेंसी आ गई, उसके बाद भी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर रहते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट जुड़े हुए? रिस्क फैक्टर जैसे एक पेशेंट थी हमारे पास, कहीं और से आईवीएफ करा के आई थी, तो उनका 2nd ट्राइमेस्टर में रप्चर यूट्रस हुआ था। तो सम टाइम आईवीएफ में हम बेबी उनका कैविटी एनहांसमेंट के लिए कभी कभी यूट्रस को अंदर से डिसेक्शन कर रहे हैं, अंदर कुछ उसमें सेप्टा है यूट्रस के अंदर, तो उसको कट करके खोल रहे हैं। ऐसे में अगर कभी कैविटी को थोड़ा बहुत कमजोर हो गई तो बाद में रिस्क हो सकता है। तो ये एक ट्रीटमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क तो रहता है, वो बेबी हमेशा हाई रिस्क रहता है। जो कंसेप्शन है उस पर बहुत नजर रखनी होती है कि क्या रिस्क।
एक तो उनको हार्मोन बहुत सारे दिए जाते हैं, तो वो हार्मोन्स के भी थोड़े साइड इफेक्ट रहते हैं, पीआईएच के चांसेस। तो ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की जो गिनती है, जो इंडिकेशन है हाई रिस्क प्रेगनेंसी के, आईवीएफ प्रेगनेंसी भी उन इंडिकेशन में एक है। जैसे हमने अभी बात करी थी प्री एक्लेम्शिया की, डायबिटीज की, ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, वैसे ही आईवीएफ भी एक तरीके की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। जी मैडम, एक चीज और पूछूंगा कि कई बार होता है कि आईवीएफ जो है, जब तक पेशेंट आईवीएफ का प्लान करता है तब तक एज भी काफी हो चुकी होती है, काफी। और हमारे यहाँ ये भी कहते हैं कि जो एज में है और सामान्य प्रेगनेंसी भी होती है, तो अगर एबव 35 जा रहे हैं तो शायद थोड़ा सा रिस्क फैक्टर नॉर्मल में भी बढ़ जाता है। एज फैक्टर एक हाँ, और जब तक इस एज में आती हैं महिलाएं, मतलब एबव 30 में आ रहे हैं, तो थोड़ी सी एक कॉमन सा है कि हमारे यहाँ पे ओबेसिटी भी बढ़ती है। अब ओबेसिटी अपने आप में खतरनाक है प्रेगनेंसी के लिए। उस समय आप आईवीएफ कर रहे हो, ओबेस पेशेंट की आईवीएफ, जिसमें काफी रिस्क अपने आप में बढ़ जाता है। ओबेसिटी अगर की ओबेसिटी है, वो भी अपने आप में एक बीएमआई, जो हम कहते हैं कि बीएमआई 25 के ऊपर होने से पेशेंट ओबेस कैटेगरी में आ जाती है। तो इन पेशेंट में इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है, इन पेशेंट में अबॉर्शन बढ़ जाता है, इन पेशेंट में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओबेस पेशेंट में डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे रिस्क जो है ओबेसिटी के साथ बढ़ जाते हैं। और इवन अगर ओबेस पेशेंट 5 kg भी वेट लॉस करता है, तो ये सारे चांसेस कॉम्प्लिकेशन का इंसिडेंस 50% रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए हम सारे ही पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो एटलीस्ट अपना वेट कुछ कम करेंगे तो उनके इम्प्रूवमेंट सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ओबेसिटी तो अपने आप में एक फैक्टर है ही, एज भी अपने आप में एक हाई रिस्क फैक्टर है। ये सारी चीज़ें पेशेंट का रिस्क बढ़ाती हैं आईवीएफ कंसेप्शन में। और अदरवाइज भी अगर नेचुरल कंसेप्शन भी होता है, उसमें भी ये रिस्क बढ़ा देती है। मैडम, प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल में भी जो नौसिया वोमिटिंग के आते हैं, कई बार पेट फूलने की भी शिकायतें रहती हैं, देती हैं। कई बार कई लोग को कहते हैं कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सांस कम आ रही है, पेट का फूलना मैंने कही दिया। कई बार उनको थोड़ी सी बेहोशी टाइप की लगती है, अनकॉन्शियस टाइप की भी होने लगते हैं। ऐसे कंडीशन जब आप आईवीएफ कर रहे हैं, जनरल के तो ये लक्षण थे, आईवीएफ में कर रहे हैं, तो क्या यह भी कुछ रिस्क की ओर ले जाएगा आईवीएफ के? हाँ, अगर पेशेंट को पेट फूलने की, सांस फूलने की तकलीफ है, तो उस वक्त आईवीएफ नहीं करना चाहिए। हमको पहले फिटनेस लेनी चाहिए। आईवीएफ के पहले हम पेशेंट की फिटनेस लेते हैं, फिजिकल फिटनेस, कि पेशेंट का सारी चीजें ठीक है कि नहीं। क्योंकि मैंने अभी भी आपको एक कॉम्प्लिकेशन बताया, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन, जिसमें पेट फूलना, सांस फूलना हो सकता है। तो फिर वो मिसगाइडिंग हो सकता है कि वो पहले से था या इसके कारण है। पेशेंट को टीबी की बीमारी तो नहीं है, क्यों सांस फूल रहा है, उसकी छाती में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब फिटनेस लेने के बाद ही आईवीएफ करना चाहिए, उसके पहले नहीं। पहले पेशेंट को फिट होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस जरूरी है। जी मैडम, लास्ट क्वेश्चन करूंगा जो मेरे दिमाग में है, वो ये कि आजकल लेट मैरिज तो कर रहे हैं, जितने भी कपल हैं वो 30+ जाकर के आजकल शादी करने लगे हैं। आईवीएफ के लिए सबसे सही समय कौन सा हो सकता है? एज कंसर्न, अगर हम एज कंसेप्शन की जो एज है 25 to 30 बेस्ट एज मानी गई है कंसेप्शन के लिए। तो उस एज में अगर हम कंसीव करते हैं, चाहे आईवीएफ से करें या नेचुरल करें, तो हमारे प्रेगनेंसी में फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज हो, सभी कम होते हैं। बट अब पेशेंट हमारे पास अगर आई ही 30, 35, 40, 45 ईयर में है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। वी हैव टू, हमको कॉम्प्लिकेशन मैनेज करना ही है, आईवीएफ भी करना है और कॉम्प्लिकेशन भी मैनेज करना है। जैसे डबल एजेड स्वार्ड होती है ना, दो धारी तलवार, वैसा होता है ऑब्स्टेट्रिशियन का रोल, कि उसको यहाँ भी मैनेज करना और वहां भी मैनेज करना, और बता के चलना है कि ये कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, और बी रेडी। अच्छे से दिखाइए, अच्छे से चेकअप कराइए, टाइमली हम फिजिशियन को भी दिखाते रहें और खुद भी एकदम ध्यान से देखें। जी चलिए मैडम, मेरे अभी किसी ऑडियंस के कुछ और जिज्ञासा है, किसी के प्रश्न है? मैम हेलो। जी 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 मैम, कितने बार आईवीएफ कराना चाहिए अगर सक्सेस नहीं होता है तो? मतलब कितने बार बॉडी सपोर्ट करता है एक महिला का आईवीएफ में? आईवीएफ ऐसे तो आईवीएफ यूरोपियन कंट्रीज में 8-10 बार भी करा लेती हैं लेडीज, लेकिन नॉर्मली हम लोग 3 बार से ज्यादा। कोशिश तो ये होती है कि पहले आईवीएफ में ही इतने एम्ब्रियो बन जाए, 10-15 एम्ब्रियो बन जाए कि वो कम से कम
5-6 बार FET करा सके, उसका दूसरा बच्चा भी उसी IVF से हो जाए, दूसरा तीसरा बच्चा जो भी करना है उसका पहले IVF से ही हो जाए। बट 3 बार से ज्यादा IVF करने की सलाह तो हम नहीं देते हैं नॉर्मली। बट ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हाँ, डोनर की अगर आप बात कर रहे हैं तो डोनर को फिर 3 बार से ज्यादा oocyte डोनेशन का नहीं। ओके मैम। जी, और नेचुरल अगर खुद पर है तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि उसको 3 टाइम ही करना है, 4-5 टाइम भी वो करा सकते हैं। ओके मैम। तनु चौहान कुछ पूछना चाह रही हैं। तनु जी, तनु चौहान, तारणी कुछ पूछना चाह रही हैं? Yes, drop some question. हाँ, तारणी आवाज आ रही है जी। तनु, तारणी की आवाज हमारे पास नहीं पहुंच रही मैडम। उन्होंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दिया है, व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन इनफर्टिलिटी टेक्निक, प्लीज। इनफर्टिलिटी टेक्निक्स में IUI है सबसे ज्यादा कॉमन। टाइम्ड इंटरकोर्स तो कोई टेक्निक में हम लेंगे नहीं, मेडिकल मैनेजमेंट एंड टाइम्ड इंटरकोर्स। फिर उसके ऊपर जो हम टेक्निक्स में जाते हैं तो IUI लेंगे या IVF या ICSI ले लेंगे, जो 3 कॉमन टेक्निक्स हैं। फिर इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो बहुत एडवांस हो जाता है कि हम उसमें बेबी का कुछ जेनेटिक एनालिसिस कर रहे हैं तो वो कॉमन तो ये IUI IVF ICSI ही है कॉमन। ओके मैम। अच्छा, यामिनी मैडम जो कह रहे थे अभी कुछ देर पहले नंबर ऑफ IVF पर कह रहे थे, उसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाह रही थी कि बेहतर होगा हम अपने एम्ब्रियो फ्रीज करा लें। पहले IVF में यूजुअली 10-12 एम्ब्रियो बनते हैं। मैं देखती हूँ बाहर से जितने भी IVF करा के आते हैं उनको पता नहीं होता है कितने एम्ब्रियो बने थे। तो अगर वो एम्ब्रियो हम फ्रीज करा लेंगे तो वही एम्ब्रियो हमें 2nd टाइम 3rd टाइम काम आ जाएंगे। तो हमेशा जब भी IVF कराएं तो अपने एम्ब्रियो कितने फ्रीज कितने बने हैं वो पूछें और बचे हुए एम्ब्रियो फ्रीज करा लें। जैसे आपके 10 एम्ब्रियो बने हैं, आपने 2 डलवाए अंदर, तो बचे हुए 8 एम्ब्रियो फ्रीज करा लें। 2-2 करके आपके 4 बार एम्ब्रियो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर अगली बार में हो पाएंगे। 1 एम्ब्रियो या 2 एम्ब्रियो जितने भी डालना है तो वो फ्रीज जरूर कराएं, तो आपको बार बार IVF की प्रक्रिया से बच जाएंगे आप। This will be the cost effective also, no? Cost effective it is very cost effective, but patients are not aware of it, or I don't know what the centers, different centers are doing, because many patients which I am getting which are failed, but they don't know, they don't have, उनको कोई आइडिया नहीं उनके कितने एम्ब्रियो बने थे, नंबर 1 बात, कितने बने थे, और उसके बाद कुछ फ्रीज हुए हैं कि नहीं हुए ये भी उनको नहीं पता होता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अवेयरनेस है कि उनको अवेयर होना चाहिए कि कितने बने, कितने डले, और अगर बचे हैं तो वो फ्रीज करा के उसका पेपर वर्क लें। जैसे हमारे आज के पेशेंट में हमने 2 डाले हैं, 1 बचा के फ्रीज किया है, तो वो हमने लिख कर दिया है कि हमने 1 फ्रीज किया है आपके लिए। जी, चलिए, आज और किसी के क्वेश्चन है और कोई जिज्ञासा? समय दौड़ चुका है। हमारे एक क्वेश्चन आ गया है राजन साहू जी का। राजन साहू जी, अगर आप पूछें तो बेहतर है। जी राजन जी। जी मैम, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी IVF से हुआ है, अगर वो सेकंड कंसीव करना चाहते तो क्या नॉर्मल हो सकता है कि उसके लिए फिर से लेना पड़ेगा उनको? नहीं, कंडीशन किस कारण से IVF हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अगर कि उनका IVF ट्यूबल ब्लॉकेज के कारण हुआ था तो उनको फिर से IVF पे जाना पड़ेगा। अगर उनका IVF एग नहीं बन रहा था इसलिए हुआ था तो वो मेडिकल मैनेजमेंट से एग बना के दोबारा ट्राई कर सकते हैं, ओव्यूलेशन हो सकता है। कारण पे डिपेंड करता है। उनका स्पर्म बहुत कम था पहले, उसके कारण IVF हुआ था, तो अभी देखिए कैसा स्पर्म है। अगर कि कुछ इम्प्रूव हुआ है या पीछे गया है तो फिर दोबारा IVF करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है किस कारण से। 2 IVF के बीच में कितना का टाइम ड्यूरेशन है, कितने साल का ज्यादा बेस्ट रहेगा? 2 IVF प्रक्रिया के बीच में उस पर डिपेंड करता है कि IVF के बाद बच्चा हुआ कि नहीं हुआ। अगर बच्चा नहीं हुआ है तो आप 2-3 महीने के गैप में दोबारा से IVF करा सकते हैं। अगर कि आपके फर्स्ट IVF में एम्ब्रियो नहीं बना है तो, क्योंकि अगर एम्ब्रियो बन गया तो दोबारा IVF कराने की जरूरत ही क्या है, उसी एम्ब्रियो को यूज करें। जी। अगर कि आपके फर्स्ट IVF में कम से कम टारगेट तो हमारा 10 एम्ब्रियो का तो रहता ही है, 5। अगर कि आपके एग कम निकले हैं तो चलो 5 या 6 एम्ब्रियो बने होंगे, पर डालेंगे तो नहीं ना 5 या 6, 1-2 ही डाले होंगे, 2 ही डाले होंगे।
तो बचे हुए को यूज करें, तो इतनी दोबारा से आईवीएफ क्यों कराना है? थैंक यू। राज साहू जी कुछ पूछना चाह, राज साहू है क्या? राज साहू का क्वेश्चन ये है कि अगर फॉलोपियन ट्यूब जो है दोनों साइड से ब्लॉक हो तो आईवीएफ की सक्सेस होने की कितनी संभावना है? सक्सेस रहेगा आईवीएफ की सक्सेस तो अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और बाकी सारी चीजें ठीक है, स्पर्म अच्छा है, यूट्रस अच्छा है, पेशेंट यंग है और पेशेंट को ओबेसिटी कोई और अलग कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो फिर 60-70% बहुत अच्छा सक्सेस रेट रहता है। पर अगर ट्यूब ब्लॉक है तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन उसका यूट्रस में भी होगा साथ में, तो फिर वो यूट्रस बच्चे को बिठाएगा नहीं, तो वो जो ट्यूब ब्लॉक है किस इन्फेक्शन के कारण उसको भी सेटल करना चाहिए, अदरवाइज वो एम्ब्रियो वहां बैठेगा नहीं यूट्रस में जाके जी। तो उसको ध्यान से ट्रीट करके फिर करना चाहिए। काफी क्वेश्चंस हो गए हैं और मैडम आपने काफी समय यहाँ पे दिया, लगभग मोर देन 1.5 आवर आप हमारे साथ में जुड़ी रही हैं कंटिन्यू, और लोगों के प्रश्नों का बड़े आसान शब्दों में जवाब दिया है। और आज मैं समझता हूँ कि लोगों ने निसंतानता का जो एक दुख है, जो एक डिप्रेशन का भाव होता है, जो एक विषाद लोगों के दिमाग में रहता है, आज उससे काफी कुछ उनको राहत मिल जानी चाहिए कि एक टेक्निक उनके पास में है और अब रायपुर जैसे शहर में भी इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। और जैसा कि आपने बताया कि हम फौरन से बेहतर कर रहे हैं, ये भी, और एक बहुत अच्छा चीज भी आपने बता दी आज, शायद इस चीज से हम लोग अनभिज्ञ थे कि एक बार अगर हम ओवा ले रहे हैं और उसको फर्टाइल करा के रखा हुआ है तो अपन उसको रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और कम से कम 10 बनते हैं, 5 से 10 बनते हैं और 2 ही आजकल यूज होता है, तो बाकी को हम जा करके फ्रीज करके रख सकते हैं। अगर सक्सेस नहीं हुआ तो अगली बार हमें पूरा का पूरा फिर से उसी सेम आईवीएफ के प्रोसेस में नहीं जाना पड़ेगा और हम अपने काफी कुछ कॉस्ट को बचा सकते हैं। तो मैडम थैंक्स आपका सुनने के लिए। डॉक्टर गंभीर सिंह जी उपस्थित हैं और काफी देर से सुन रहे थे, वो डिस्टर्ब नहीं किए हैं, फर्स्ट सुन रहे थे कि पूरा प्रोग्राम चलता रहे। तो मैं डॉक्टर गंभीर जी को अब मंच पे बुला लूंगा, मैं भी बीच में बुलाया नहीं हूँ, तो क्षमा चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपको लेट में हम बुला रहे हैं। नहीं नरेंद्र, मैं क्षमा चाहूंगा, और पर्टिकुलरली प्रज्ञा से, सॉरी प्रज्ञा, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाया, एक्चुअली एक ऑपरेशन में था। और एनीवे इट इज rather good discussion. I have gone through the almost the important things. Our viewers, the rest of the audience, they definitely take the advantage. This is the topic which is really very elaborative, जिसको आपने बहुत ही simplified कर दिया है और लोगों तक पहुंचाया है उनको। तो मैं इस मंच के माध्यम से और व्यक्तिगत तौर पे आपको कांग्रेचुलेट कर रहा हूं, और ये मंच दोबारा कभी भी अगर ऐसा कुछ और भी इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना होगा आपको, तो आप बिल्कुल इस मंच में, आपका स्वागत है। और हम लोग चाहेंगे कि आप मंच से लगातार जुड़े रहें, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनको और भी उनकी क्वेरी होगी, सपोज अगर रह गया हो, तो उसको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं, जिसको हम डॉक्टर प्रज्ञा को भेज देंगे और वो निश्चित रूप से उसको आंसर करेंगी और आपको उसके लिए बेनिफिटेड होंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ठीक है नरेंद्र, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे बंद करूँगी? शैलेश सर, बस आपकी बस्ती हो गई है। हाँ मैडम कुछ बोल रही है? हाँ, आज हमारे मंच पे डॉक्टर प्रज्ञा सुरवंशी जी आई और उन्हें इतने आसान भाषा में हम सबको समझाया। हमारे मंच के मार्गदर्शक डॉक्टर गंभीर सिंह जी, डॉक्टर अखिलेश दुबे जी, डॉक्टर नरेंद्र पांडे जी, सबको आभार। और ये बताना चाहूंगा, हमारे मंच पे डॉक्टर सतीश सुरवंशी भी आए थे, जो दिल के डॉक्टर थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया था। मैडम ने भी जो आनंद लोगों को दे रहे हैं, जिससे सबका दिल प्रसन्न है। दोनों दंपत्ति को हम बहुत ही वंदन करते हैं, सादर उनको वो करते हैं जिन्होंने इतने आसान शब्दों में आम जनता को बताया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
नमस्कार। दिल के डॉक्टर है, दिल से काम होता है और एक दोनों सुख की अनुभूति दे रहे हैं। दिल भी हंसता है और सबसे बड़ी हंसी होती है जब एक माता पिता बनते हैं। तो यह एक अनुभूति दोनों लोग देते हैं। इन दोनों चिकित्सकों को हम रायपुर वासी, छत्तीसगढ़ वासी गौरव करते हैं कि हमारे बीच में ऐसे चिकित्सक मौजूद हैं। तो आप सभी को फिर से हम शुभरात्रि करते हैं। कल शाम 7 बजे चौपाल में फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। तब तक के लिए शुभरात्रि, गुड नाइट।